एफआईज डीआईज की बाय सेल क्या है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये एक मार्केट का सबसे बड़ा फ्यूल होता है। गाड़ी चलाने के लिए जैसे पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, ये पेट्रोल है। और यहाँ पर देखिए एफआईज दोबारा 5485 करोड़ रुपए की सेल करके गए हैं फ्राइडे के सत्र में, और डीआईज ने बाय किया 5215 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से फ्यूल निकल रहा है, दूसरी तरफ से ढल रहा है। यही मार्केट को परेशान कर रहा है, क्योंकि जितनी मोमेंटम है एफआईज की सेलिंग में वो थम नहीं रहा है। एक समय लग रहा था कि शायद एफआईज की सेलिंग का जो क्वांटम है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये एक थोड़ा सा मार्केट के लिए टेंशन दे रहा है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस पर, क्योंकि ग्लोबल इंडिसेस का असर वैसे इंडियन मार्केट पर अब पड़ना तो बंद ही हो गया। जब ग्लोबल इंडिसेस रेड में होते थे हम, तब ग्रीन में होते थे। आजकल वो ग्रीन में चल रहे हैं, हम रेड में चल रहे हैं। डाउ जोन्स हरे में बंद हुआ, शंघाई हरे में है 1%, हैंसेंग लाल निशान में %0.5%, निकाई में पॉजिटिव साइड का मोमेंटम बना हुआ है, कोस्पी बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ग्लोबल संकेतों में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। एक बार नज़र डाल लेते हैं गेनर्स और लूजर्स पर। कहाँ पर आज कौन से स्टॉक हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो तेजस नेटवर्क यहाँ पर 13% की उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेस करीब 8% तेज है। टाटा केमिकल 7% तेज है। हमने उस दिन बात भी की थी कि नतीजे कमज़ोर हैं लेकिन उम्मीद से अच्छे हैं, ये ध्यान देने वाली बात होती है। और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग 6% ऊपर है। वक्रांगी फिर 5% के अपर सर्किट पर लग गया है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक तो रहना ही चाहिए। पीएनसी इंफ्रा 20% का डाउन सर्किट लगा हुआ है। इसमें कुछ खबरें हैं कि इनको शायद गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कुछ बैन वैन लग गया, तो एक साल के लिए कुछ ऐसी खबरें हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट है। आई थिंक इंडिया मार्ट यहाँ पर 16.5% नीचे है। आरबीएल बैंक यहाँ पर 12.5% की गिरावट आफ्टर रिजल्ट्स। टाटा कंज्यूमर आफ्टर रिजल्ट 8.5%। और ETHOSL लिमिटेड ये करीब 6% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर जहाँ पर कि कुछ गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सनी सर, ग्लोबल संकेतों पर बढ़ता हूँ, क्योंकि फ्राइडे का सेशन आजकल दो चीज़ों पर बड़ा डिपेंडेंट रहने लगा है। एक, ईरान इजराइल कि कुछ हो तो नहीं जाएगा। दूसरा कि चाइना में भी कुछ पॉलिसी तो नहीं आ जाएगी, कोई ऐसी स्टिमुलस तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि हर बार उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है, सैटरडे को रखते हैं, फ्राइडे में बाद में रखते हैं। मैं पहले ईरान इजराइल से शुरू करता हूँ। सर, इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर हमला हो गया इस बार। वो दुनिया के देशों में जाकर उन्होंने अपने दुश्मनों को उनके घर में मारा, लेकिन इस बार उन्हीं के घर पर हमला हुआ। हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना उनकी फैमिली को। ईरान और उसके सहयोगियों ने भारी गलती की है, ये उन्होंने अब बोल दिया है नेतन्याहू ने। कच्चे तेल में हमने देखा कि गिरावट लगातार बनी हुई है। अमेरिकन मार्केट लगातार रिकॉर्ड स्तर बना रहा है इलेक्शन से पहले। इंडियन मार्केट में टेंशन है, लेकिन अमेरिकन मार्केट खुद ज़बरदस्त मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि लगातार 6 हफ्ते से अमेरिकन मार्केट में वीकली क्लोजिंग जो हो रही है वो ग्रीन मार्क में हो रही है। सर, पहले मैं ये जियोपॉलिटिकल प्लस क्रूड लेता हूँ। इसमें क्या लग रहा है आपको, कौन से स्टॉक्स में संभावना है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरी या एक्सप्लोरेशन? अगेन क्रूड काफी वोलाटाइल हो गया ऑफ लेट। ईरान इजराइल वॉर के बाद हमने देखा है कि $70 वाला 80 हुआ था, फिर 80 वाला फिर से अब घट करके 73-74 हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेरी वोलाटाइल रॉ मटेरियल प्राइसिंग एनवायरनमेंट। और जिस तरह से रिलायंस के नतीजे आए, मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी जो रिफाइनरी का जो बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंट आते दिखेगा। हालांकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाला जो रिटेल फ्यूल का बिजनेस है वहां हमें एक बेहतर नतीजे आते दिखेंगे। तो काइंड ऑफ मिक्स बैग रिजल्ट्स आने चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के। और रही अपस्ट्रीम कंपनीज के जैसे ओएनजीसी या फॉर दैट मैटर ऑयल इंडिया, वहाँ डेफिनेटली एक होप थी कि क्रूड बढ़ने से वहां उन्हें बेनिफिट होगा। देन अगेन क्रूड हैज करेक्टेड। तो इनको थोड़ा सा वोलाटाइल एनवायरनमेंट रहेगा पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर में। एट द सेम टाइम हमने गैस सेक्टर में देखा कि ईपीएम गैस का जो एलोकेशन है उसे 20% से घटा दिया, तो उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ गई है प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पे। तो मुझे लगता है कि पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा। बट अगेन किसी का हॉराइजन लंबा है तो अगर मुझे कोई स्टॉक चूज करना होगा तो डेफिनेटली आई विल गो अहेड विद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि एक इलेक्शन रिलेटेड जो एक रिस्क था कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है महाराष्ट्र में। तो एक एक्सपेक्टेशन था स्ट्रीट का कि शायद अहेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वी में सी सम कट इन पेट्रोल डीजल प्राइसेस, जो कि हुआ नहीं।
तो एटलीस्ट जो ऑयल उनका जो मार्केटिंग बिजनेस है, रिटेलिंग फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस है, वहाँ जो एक्स्ट्रॉर्डनरी अब जो मार्जिन कंपनी अर्न कर रही है वो कंटिन्यू होगी। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली इफ समबडी वांट टू प्ले ऑन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक एचपीसीएल कैन बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग। बिल्कुल। मार्केट हरे में आने की कोशिश कर रहा है, ये एक अच्छी खबर। लेकिन दूसरी बड़ी खबर वो है, चीन के सर हमने फ्राइडे को जीडीपी डेटा देखे, 4.6% आता हुआ दिखाई दिया। एस्टीमेट से ही 4.5% रहेगा। लेकिन अगर हम इसको एब्सोल्यूट टर्म में वैसे सोचे कि किस तरह की जीडीपी ग्रोथ है, तो ये 6 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट फिगर उनकी देखने के लिए मिली। अब इससे दो चीज़ें क्रिएट होती हैं, एक कि अनुमान से थोड़ी सी बेहतर है तो पॉजिटिव लेना चाहिए, या 6 क्वार्टर के लो पर है तो राहत पैकेज की उम्मीद करनी चाहिए चाइना की। तो चाइना में इस तरह की काफ़ी बातें हो रही हैं। हालांकि चाइना में दो डेटा और देखने के लिए मिले। चाइना का जो सितंबर आईआईपी ग्रोथ थी वो 5.4% रही, जो कि उनके एस्टीमेट से 4.6% के उससे कहीं बेहतर थी। वहीं पर उनकी रिटेल सेल्स का भी डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि चाइना में शुरू हो चुकी है वो है, पीपल बैंक ऑफ चाइना ने शेयर बायबैक शुरू कर दिए हैं और स्वैप के थ्रू भी मार्केट को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो मेटल काउंटर्स हैं ये भी उतने ही वॉलेटाइल चल रहे हैं आजकल। चाइना में स्टिमुलस की बात आती है, भाग जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। स्टिमुलस डिसअपॉइंट करता है, नीचे आ जाते हैं। मेटल को कैसे ट्रेड करें सर, इंडियन मेटल कंपनीज को? आई थिंक आपने बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी है, काफी ज्यादा हो गई है। बट एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि स्टिल चाइना इज गोइंग थ्रू ट्रबल, कंजम्पशन स्लोडाउन है चाइना में, और चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनी मेटल, वेदर इट इज फेरस एंड नॉन फेरस। एंड दैट इज द रीजन जो हम देखते हैं कि जो हम सुन रहे हैं कि चाइना इनफैक्ट लॉस में मेटल प्रोडक्ट की डंपिंग कर रहे हैं ग्लोबली। और इसी के चलते हमने देखा है कि इंडियन स्टील जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से एक मांग भी करी है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगानी चाहिए स्टील प्रोडक्ट पर। तो मुझे लगता है कि टिल दैट टाइम वी डोंट सी अ वेरी गुड कंसिस्टेंट रिकवरी इन चाइना। थोड़ा सा मेटल एज अ सेक्टर प्रेशर में रहेगा। बट विद इन मेटल्स आई फील लुकिंग एट द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, आई थिंक एल्यूमिनियम इज अ सेक्टर टू बी इन। एल्यूमिनियम के जो दाम है कंसिस्टेंटली $2500 के आसपास ही चल रहे हैं, जो कि लाइफ हाई एक रेट है। और इसी के चलते हमें लगता है कि नाल्को एंड हिंडाल्को आर द टू प्ले वेयर वन कैन लुक अपॉन टू राइड एन एल्यूमिनियम सेक्टर। एट द सेम टाइम एक जहां एक सेक्टर है जहां हमने सिग्निफिकेंट करेक्शन देखा है, वो है मैग्नीज स्टॉक में, वेदर इज संदूर मैग्नीज या मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड मॉइल जिसे हम कहते हैं, उसमें करेक्शन आते दिखा है। बट अगर किसी का हॉराइजन बहुत लंबा है तो मुझे लगता है कि अगेन मैग्नीज इज द इनडायरेक्ट प्ले ऑन स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो मॉइल और संदूर मैग्नीज को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। बट अगेन अ कैविएट, लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव है तो ही, अगर शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं तो देन यू शुड अवॉइड मॉइल एंड संदूर मैग्नीज ऑल्सो। एज ऑफ नाउ द स्टॉक विच इज लुकिंग प्रिटी गुड बेस्ड ऑन कमोडिटी प्राइसेस एंड फंडामेंटल इज नाल्को एंड हिंडाल्को। जी, एक हमारे कुछ दर्शक भी जुड़ते जा रहे हैं। आदित्य कुमार संठा जी का सवाल है, सर शिपिंग कॉर्पोरेशन में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या फॉर द लॉन्ग टर्म? अगेन मुझे लगता है कि एंटायर पूरा जो पीएसयू स्पेस है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है। और एक ऑलरेडी अच्छी खासी रैली हमने पूरे सेक्टर में आती देखी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। और जिस तरह से अब गवर्नमेंट भी थोड़ा मनी मोबिलाइज कर रही है, रिसेंटली हमने ओएफएस आते हुए देखा कोचिन शिपयार्ड का, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट का भी थोड़ा प्रेशर बनते नजर आएगा। तो आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच रादर देन गो एंड डिप्लॉय मनी इन द पीएसयू बास्केट एट द करंट जुंक्चर। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, वो पीएनसी इंफ्रा पर पूछ रहे हैं। आज पीएनसी इंफ्रा में डाउन सर्किट लगा हुआ है 20% का। मुझे इस पर कोई एक्सचेंज की तरफ से तो कोई आई थिंक वो नहीं मिला है, क्योंकि एक्सचेंज को मैं खोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर एक्सचेंज की नोटिफिकेशन। सर एक आया है, एक नोटिफिकेशन आया है 19 का, जी जिसमें ये कहा गया है कि जो टेंडर प्रोसेस होती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, MORTH, वहां अगले 1 साल तक ये बिड नहीं कर पाएंगे, और इसी के चलते आप स्टॉक प्रेशर में। बिल्कुल। तो सर 20% वाला मतलब इनको सारे ऑर्डर वहाँ से ही मिल रहे थे क्या, महाराष्ट्र साइड से? नहीं, इसका बेसिकली सिंस इस मिनिस्ट्री ऑफ रोड, तो ये तो पैन अच्छा इंडिया अच्छा, पैन इंडिया वाला मामला है। ओके, आई थॉट कि महाराष्ट्र ने दिया। ठीक है। पैन इंडिया वाला है। और इसी को एड्रेस करने के लिए आई थिंक
कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट भी रखी है, जो कि 27 अक्टूबर को होगी। तो उसी में पता चलेगा कि आगे जाकर के अब कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। नहीं बिल्कुल। सॉरी, आज 21 अक्टूबर की 8:30 की थी, तो मतलब हम लोग अटेंड नहीं कर पाए। क्या अपडेट, आई थिंक इसमें अपडेट कोई खास निकल के आया नहीं लगता है, एंड दैट इज द रीजन स्टॉक इज इन लोअर सर्किट। सर तो जिनके पास है मतलब अभी क्या करें, वो रखे रहें क्योंकि डाउन सर्किट पर बेच तो पाएंगे ही नहीं, सैलरी खड़े हुए हैं एक साइड पर, तो अ, डाल दें सेलर साइड पर कि अगर बिक गया तो ठीक है, या अभी रख लें। अब चूंकि 20% तो करेक्ट हो ही गया, तो अब ठीक है, जब कंपनी ठीक होगी तो उनकी भी स्थिति ठीक हो जाएगी। कौन सी माइंडसेट पर चलें? आई थिंक अगर ये बैन इन लेटर एंड स्पिरिट 1 ईयर का है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा डेंट आएगा, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि जितनी भी इंफ्रा कंपनीज हैं, दे आर प्रीडोमिनेटली ऑर्डर ड्रिवन बिजनेस है। तो जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। आई थिंक जहाँ बैन है वहां से तो डेफिनेटली एग्जिट कर ही लेना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने मेरे लाइफ में देखा है कि कोई कंपनी को इस तरह से आउटराइट बैन कर दिया। अब तक आरबीआई की कार्रवाई सुनते आ रहे थे कि कोई एनबीएफसी या बैंक के ऊपर, कोई प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा दिया। बट अगेन, इंफ्रा कंपनी गेटिंग बैन समथिंग सीरियस इशू। और एट द सेम टाइम एक चीज ध्यान रखना होगा, आज के डेट में गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा केपेक्स स्पेंडर है। तो अगर आपको वही बड़े पूल में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आई थिंक एग्जिट कर लेना चाहिए। काफी दूसरी बेहतर कंपनीज है, इंफ्रा कंपनीज, जहां मौके मिलेंगे पैसे बनाने के। जी सर, आपने बैन की बात की कि आरबीआई बैन लगाता है, एक कंपनी से बैन हट गया, जेएम फाइनेंशियल। एक हमारे दर्शक भी वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। आई थिंक डेफिनेटली बने रहना चाहिए। हालांकि ये जो बिजनेस पे बैन लगा था, कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था उसका ओवरऑल रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी में। बट जिस तरह से ओवरऑल कैपिटल मार्केट एज अ स्टोरी इज पैनिंग आउट, जिस तरह से हमने एंजल वन के नतीजे देखे और सभी स्टॉक में रैली देखी, वेदर इट इज आईआईएफएल सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, या जितने भी छोटे मोटे ब्रोकर थे, आई थिंक जेएम फाइनेंशियल इज अगेन वेल नोन इंस्टीट्यूशन एंड डाइवर्सिफाइड बुके हैं, इंक्लूडिंग एनबीएफसी। आई थिंक बने रहने की राय रहेगी जेएम फाइनेंशियल। बिल्कुल। कुछ एक घरेलू खबरें भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो दर्शकों को बता दें कि 1 नवंबर को ही एक्सचेंज के हिसाब से, यानी कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से 1 नवंबर की ही दिवाली है। जो कन्फ्यूज़न हो रहा था कि 31 अक्टूबर को होगी या 1 नवंबर को होगी। और मुहूर्त ट्रेडिंग का समय 6 बजे से शाम 7 बजे का रखा गया है, यानी कि 1 घंटे की ट्रेडिंग रहेगी। प्री ओपनिंग सेशन जो 15 मिनट पहले होता है वो वैसे ही रहेगा। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि 20 नवंबर से जितने भी इंडेक्स फ्यूचर हैं उनके लॉट साइज 2 से 3 गुना होने जा रहे हैं। इसमें एक बार नज़र डाल लेते हैं किस इंडेक्स का कितना बड़ा साइज हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि निफ्टी का जो फ्यूचर साइज है वो अभी 25 का है, जो कि बढ़कर 75 का लॉट साइज हो जाएगा। अब 25-26 हज़ार की निफ्टी और 75 का लॉट साइज, तो एक वैल्यू 20 लाख के करीब पहुंच जाने वाली है। बैंक निफ्टी जो कि 50-55 हज़ार के बीच में ट्रेड करती है, उसका लॉट साइज है अभी 15, ये हो जाएगा 30। फिन निफ्टी 25 का लॉट साइज है 65 हो जाएगा। मिड कैप निफ्टी 50 से 120, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का लॉट साइज जो कि करीब 73-74 हज़ार चलती है, उसका लॉट साइज जो कि अभी 7.5 लाख की वैल्यू का है, वो बढ़कर 25 का लॉट साइज हो जाएगा। तो लगभग 2.5 गुना वो भी हो जाएगा। तो सनी सर, जब इतने बड़े बड़े लॉट साइज हो जाएंगे कि 15 से 20 लाख रुपए की रेंज में एक इंडेक्स का फ्यूचर होगा, तो सर रिटेल पार्टिसिपेशन कम होना लाजमी है? आई थिंक अगेन, मुझे लगता है कि प्रीडोमिनेंटली रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है, दैट इज थ्रू ऑप्शंस। और ऑप्शंस में डेफिनेटली ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि लॉट साइज बड़ा हुआ है। बट अगेन एवरीवन इज लाइक कि पहले आप नियर नियर बाय स्ट्राइक का कोई ऑप्शन बाय करते थे अगर आप बुल हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा आगे का ऑप्शन में कहीं ना कहीं शिफ्ट होते नजर आएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इसका जो इम्पैक्ट है ये किसी को ही पता नहीं है। इनफैक्ट जो बड़े ब्रोकर्स हैं उन्हें भी पता नहीं है कि कैसे ये इम्पैक्ट प्ले आउट होगा। जो बड़े अमाउंट में करते थे 15-20 लाख के, आई थिंक उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। वो लोग 3 लॉट की जगह प्रोबेबली 1 लॉट से ही काम चलेगा। बट जो ऑप्शन बायर एंड सेलर है उन्हें कहीं ना कहीं थोड़े से प्रीमियम बढ़ने के चलते दिक्कतें हो सकती है। लेट्स वेट एंड वॉच, किसी को ही पता नहीं कि एग्जैक्ट इम्पैक्ट कैसे प्ले आउट होगा। बट रिटेल के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक डिस्करेजमेंट है। बट अगेन इसे दूसरे में पॉजिटिव तौर से देखो तो अगर पैसा किसी का लॉस नहीं होगा और ये जो वॉल्यूम है
ऑप्शंस वाला वो कहीं कैश मार्केट में शिफ्ट होता है, तो अगेन रिटेल इन्वेस्टर है इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म तक रहेगा कैपिटल मार्केट में, और कहीं ना कहीं अपने और अपने फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। बिल्कुल, ये भी सही बात है कि जिसको ट्रेडिंग करनी है वो तो करेगा ही, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो करेगा ही। वो ऑप्शन में नहीं जा पाएगा तो वो स्टॉक मार्केट में कैश में पोजीशन बना लेगा। लेकिन सर मज़ा नहीं आता लोगों को। लोग सोचते हैं कि एक ट्रेड किया 4,000 रुपये आ गए। अब अगर उतनी वैल्यू से अगर वो 10-20 शेयर किसी के ले भी लेते हैं तो 4,000 कमाने के लिए 6-6 महीने 1-1 साल लग जाते हैं, और वो रोज़ उनको देखना पड़ता है अपने ऐप में कि आज कितना बढ़ा, आज कितना बढ़ा। वो जिनको आदत पड़ जाती है ना सर 3-4 हज़ार रुपए की, वो फिर 300-400 से मानते नहीं है। पर ठीक है, अच्छा मूव है। सर जी बस सर। एक चीज है, जो 3-4 हजार रुपए रोज मार्केट से अगर कमा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो तो डिस्करेज नहीं होने वाले। अल्टीमेटली डिस्करेजमेंट इज फॉर समवन हु इज मेकिंग लॉसेस इन द मार्केट। एग्जैक्टली सर, ये भी बात ठीक है। JSW स्टील सर, इसमें भी एक खबर आई है कि थाइसन ग्रुप इंडिया में इन्होंने 100% स्टेक खरीदा है, और ये स्टेक वैल्यू 4,051 करोड़ रुपए की है। सर कितना इंपॉर्टेंट है ये एक्विजिशन? Again, I think it's a pretty large acquisition and पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल स्टील एज एन इंडस्ट्री जो है, जो अभी 110-125 मिलियन टन के आसपास है इंडिया की जो इंडस्ट्री है, ये अगर अगले 10 साल में ये मानना है गवर्नमेंट का कि 250 से 300 मिलियन टन होने का कैपेबिलिटी रखती है, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इसे ग्रो करने का यही तरीका है, या तो आप ऑर्गेनिक ग्रो करो या इनऑर्गेनिक। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एडिशन। बट शॉर्ट टर्म में एज ऑफ नाउ स्टील एज अ कमोडिटी इज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ डंपिंग फ्रॉम चाइना एंड ऑल, और ये सभी स्टील कंपनीज ने अपने स्प्रेड जो है वो श्रिंक होते देखे हैं, और मुझे लगता है कि ये वाले क्वार्टर में भी थोड़े से नतीजे कमजोरी आएंगे डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के। तो अगर किसी का हॉराइजन लंबा है तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि साइडवेज रहेगा इसका।